पेन को हम क्लासिफाई करते हैं ट्रॉमेटिक और एट्रॉमेटिक पेन में। ट्रॉमेटिक पेन जो किसी इंजरी की वजह से हमारी बॉडी पे आ रहा होता है, और एट्रॉमेटिक पेन जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी पे हिट कर रहा होता है। अब पेन दो तरह से हमने क्लासिफाई कर लिया। इसके फेजेस होते हैं एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक फेज। एक्यूट फेज जिसमें हमें 3 से 7 दिन तक हमें पेन होता है, उसको हम एक्यूट फेज। 7 से 21 दिन तक सब एक्यूट, और 21 दिन से ज़्यादा अगर पेन रहता है तो वो उसको हम क्रॉनिक पेन या क्रॉनिसिटी हम उसको कहते हैं। अब जब भी किसी को पेन होता है, पूरा पेन साइकिल उसको उसके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है, ताकि इस पेन की क्रॉनिसिटी जो है वो रोकी जा सके। अब टॉप पे अगर हम देखें इस डायग्राम में परसिस्टेंट पेन लिखा है। अब परसिस्टेंट पेन इंजरी के बाद या मैकेनिकल लोडिंग के बाद बैक में, नेक में, शोल्डर्स में, बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ फिर चला गया, फिर थोड़ी देर के लिए हुआ चला गया, इस चीज़ को पेशेंट्स या हम लोग निगलेक्ट करते हैं। अब ये इंटरमिटेंट पेन जो होता है, ये परसिस्टेंट पेन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होने लगता है। अब जब परसिस्टेंट पेन होने लगता है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। मोस्टली यहाँ पाकिस्तान में तो ये है कि लोग नहीं जाते। परसिस्टेंट पेन भी हो रहा है, मालिश करा ली, किसी जर्राह के पास चले गए, घर में ही रेमेडी ले ली कुछ, उससे टाइमली फ़र्क तो आता है, बट 1 से 2 घंटे 3 घंटे बाद दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। अब ये परसिस्टेंसी की तरफ पेन जा रहा है। अब इस परसिस्टेंसी को रोकने के लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है अर्ली स्टेजेस में। अब अर्ली स्टेजेस में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते तो फिर ये परसिस्टेंसी की तरफ जाता है, परसिस्टेंट पेन रहता है, फिर एक्टिविटीज़ लिमिट होने लगती हैं। बैक में पेन है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग करता है, सिक्योरिटी गार्ड है, परसिस्टेंट पेन है, उसके बाद उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी स्टैंडिंग कम हो जाएगी, बीइंग लेस एक्टिव होने की वजह से उसकी जो वर्कलोड कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। जब वर्कलोड कैपेसिटी कम हो जाएगी, लॉस ऑफ फिटनेस, मसल वीकनेस और स्टिफनेस ये बॉडी में आने लगती है। लॉस ऑफ फिटनेस क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ कम हो गई ऑटोमेटिकली। मस्कुलर वीकनेस भी, जब मसल्स पर लोड नहीं आएगा, एक इंसान काम नहीं करेगा, डेफिनेटली उसमें मसल वीकनेस मिलेगी। और स्टिफनेस इस वजह से मिलती है कि उसने अपनी बॉडी में स्पेसिफिक रेंजेस फिक्स कर ली होती हैं कि मुझे इन इन रेंजेस में ही अपने आप को मूव करना है जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अब उन कंफर्टेबल रेंजेस में रहने की वजह से स्टिफनेस बढ़ती है बॉडी में। अब फॉर एग्जांपल आगे झुकना इतना था पहले कि हाथ दोनों टोज को टच हो रहे थे, अब पेन की वजह से स्टिफनेस बढ़ती जा रही है। अब वो जो बेंडिंग है, जो ट्रंक की बेंडिंग है, कमर की बेंडिंग है आगे की तरफ, वो कम होते 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 इतना है कि वो 10 to 15 डिग्री 20 डिग्री तक आती है। फिर वो डायरेक्टली एक जो है वो फेज आता है लम्बैगो का, या फिर एक अब्रप्ट एक प्रॉब्लम का, जिसमें एक्यूट स्पाज्म या क्रोनिक स्पाज्म होता है, जो बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ये सिर्फ स्टिफनेस या रेंज ऑफ मोशन कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सेकेंड फेज स्लीप प्रॉब्लम और टाइटनेस का होता है। परसिस्टेंट पेन की वजह से मसल वीकनेस, जॉइंट स्टिफनेस या पूरी बॉडी में स्टिफनेस और लॉस ऑफ फिटनेस की वजह से स्लीप इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अब स्लीप इश्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि मसल्स के अंडरलाइंग नर्व्स और ब्लड वेसल्स, उनका एरिया होता है, मसल वीकनेस की वजह से, स्टिफनेस की वजह से उन पर एक्सेसिव प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन अगर लोकलाइज्ड है तो वो रेडिएटिंग की तरफ मुंतकिल हो जाता है। जैसे पेशेंट कहता है मुझे पहले नेक में पेन रहता था, फिर शोल्डर्स में आया, फिर शोल्डर से होते हुए अब पूरे बाजू में पेन रेडिएट करता है। पेन रेडिएट करने के साथ साथ हाथ भी सुन्न होते हैं। ये स्लीप प्रॉब्लम्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये परसिस्टेंट पेन के जो पोस्टल इफेक्ट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये बढ़ने लगता है। अब स्ट्रेस को कैटेगराइज करते हैं हम कि जो मेंटल स्ट्रेस है इसको हम डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में। पहली क्लास में स्ट्रेस हमारे पास आता है। स्ट्रेस बेसिकली हम इसको कहें कि ये शॉर्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी या ब्रेन पे आता है, और जो ही हम रेस्ट करते हैं या उस काम को हम एक साइड पे करते हैं तो वो हमारे माइंड से और हमारी बॉडी से उसका स्ट्रेस हट जाता है। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और इससे कोई ऐसा फिजिकल इफेक्ट्स या फिजिकल सिम्टम्स नहीं आते। इसका जो सेकंड लेवल होता है एंजाइटी का, एंजाइटी में ये होता है, एंजाइटी में माइल्ड सिम्टम्स हमारी बॉडी के आने लगते हैं। मीन स्ट्रेस आपको फाइब्रोमाइल्जिया की तरफ लेके जाता है,
या मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स की तरफ लेके जाता है। सेकंड फेज एंजाइटी का है। एंजाइटी में थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे आपने कोई मेंटल स्ट्रेस लिया, थोड़ा हार्ट रेट बढ़ा, थोड़ा आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ी, आपकी पल्स रेट वो बढ़ा। अब थोड़े सिम्टम्स हुए, आपने रेस्ट किया, आपने अपनी नींद ली पूरी, ये ख़त्म हो जाते हैं। अब एंजाइटी के बाद जो थर्ड लेवल वो डिप्रेशन का होता है। डिप्रेशन में कंटिन्यूसली वो चीज़ें आपके ब्रेन में हिट कर रही होती हैं, कोई भी एपिसोड है, कोई भी सिनेरियो है वो हिट कर रहा होता है, जिससे आपके फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। फिजिकल सिम्टम्स में पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, अपर सर्वाइकल का बहुत कॉमन होता है जो रेडिएट करके नेक की तरफ ऊपर हेड की तरफ जा रहा होता है। स्पिनिंग, वर्टिगो, डिजीनेस, हाथों में पसीने, पाँव में पसीने, हाथ पैर का ठंडा होना, ये सब सिम्टम्स हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद ओवरऑल मल्टीपल एरियाज ऑफ द बॉडी में पेन, मल्टीपल रीजनल पेन सिंड्रोम, ये एक बड़ी कॉज है डिप्रेशन की। यहाँ तक पेशेंट पहुँचता है, फिर उसके बाद फिर पेशेंट मेडिकेशंस पे जाता है। मेडिकेशंस अगर यहाँ से लेना शुरू करेगा, फिर एक तो मेंटल स्ट्रेस प्लस मेडिकेशंस की वजह से जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, वो सेकंड स्ट्रेस बॉडी पे आ रहा है। पेशेंट को एक पेन का स्ट्रेस है, दूसरा स्लीप प्रॉब्लम का स्ट्रेस है, तीसरा उसको स्लीप प्रॉब्लम्स के बाद उसको मेडिसिन का स्ट्रेस है, जो उसे तो बाकायदा फील नहीं हो रहा, बट बॉडी के अंदर जब मेडिसिन जाती हैं, स्टमक की गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये कॉज होती है। गैस्ट्रिक इरिटेशन के साथ कुछ मेडिसिन होती हैं जो पेरिफेरल, कुछ सेंट्रल एक्शन कर रही होती हैं, फिर ब्रेन पे वो स्ट्रेस बढ़ा देती हैं मेडिकेशंस। ये एक तरह का स्ट्रेस और जो इनसाइड ऑफ द बॉडी चल रहा होता है। जब मेडिकेशंस की वजह से ये सारे इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक सॉल्व होते हैं, कुछ हद तक नहीं होते, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव इनएक्टिव है, लीस्ट एक्टिव है, ये कह सकते हैं। लीस्ट एक्टिव होने की वजह से उसका वेट गेन शुरू हो जाता है। जब वेट गेन शुरू होता है, जैसे वेट गेन जूं जूं शुरू हुआ, बॉडी पे लोडिंग, नीज पे, लो बैक पे, जो लोअर एरिया ऑफ द बॉडी है उस पर लोडिंग बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से बाकी मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। अब वेट गेन के बाद नेक्स्ट जो फेज आता है, टाइम ऑफ वर्क, मनी, वरीज। अब जब वेट गेन होता है, एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स बढ़ने लगती हैं। नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपकी लीव्स बढ़ जाती हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी लीव्स वो बढ़ जाती हैं रिलैक्सेशन के लिए। आप कंप्लीटली अपने आप को फुली 100% आप अपना आउटपुट नहीं दे रहे होते, मूड स्विंग्स की तरफ जा रहे होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी तरफ आप जा रहे होते हैं। इसलिए आपका जो एक और स्ट्रेस बॉडी पे आ रहा होता है, सिर्फ एक परसिस्टेंट पेन की वजह से, वो फाइनेंशियल बर्डन है कि आपको अपने घर को भी देखना है, अपनी हेल्थ को भी देखना है, मेडिकेशंस देखनी है, अगर फिजियोथेरेपी के सेशंस लेने हैं, फिजियोथेरेपी भी करानी है, आपके ट्रैवलिंग के भी अलाउंसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियली तौर पर फुलफिल करनी होती हैं। अगर आपका जॉब से आप अगर ऑफ कर रहे हैं, आप छुट्टी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये सिनेरियो है कि उसकी सैलरी जो है वो माइनस होती है। अब उसकी वजह से ये सारे इश्यूज आते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट पे बढ़ने लगता है। अब उस बर्डन की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, उस बर्डन की वजह से अगर जॉइंट फैमिली में बंदा रह रहा है तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स वगैरह कॉज होते हैं, बंदा सोशलाइज नहीं हो पाता, सोशलाइज होने की कोशिश भी करेगा तो उसमें फिर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है, या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ एक कॉज है परसिस्टेंट पेन की। जब इस पेन को हमें आगे बढ़ने नहीं देना, फर्दर प्रोसीड नहीं होने देना, अगर ये फर्दर प्रोसीड हुआ फिर ये सारे इश्यूज आएंगे। ये इश्यूज रिवर्स होने में टाइम लगाते हैं। इन इश्यूज को रिवर्स होने के बजाय आप कोशिश करें कि अगर आपको पेन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, स्पेसिफिक डॉक्टर को या कंसल्टेंट, फिजिशियन, कायरोप्रैक्टिशनर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, इनकी तरफ आप रुजू कीजिए ताकि आप अपने पेन को डायग्नोज कर सकें। रेडियोलॉजिकली, एक्सरेज, एमआरआई की तरफ एकदम मत जाइए। एक्सरेज में अगर कोई प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक का इश्यूज दिख रहा है, अगर जॉइंट स्पेस या जॉइंट अलाइनमेंट में इश्यूज हैं, फ्रैक्चर के अलावा अगर इश्यूज हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टिशनर्स को दिखाइए। अगर फ्रैक्चर्स वगैरह के इश्यूज है, डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन के इश्यूज हैं। नर्व इम्पेजमेंट के हैं तो वो उसके लिए न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन हैं। अगर फ्रैक्चर के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो ऐसे अपने आप को डायग्नोज कीजिए और ये चीज़ें अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें, ताकि आपका जो शॉर्ट ड्यूरेशन का पेन, एक्यूट पेन है, वो अपने एक्यूट या सब एक्यूट फेज से पहले पहले ख़त्म हो जाए। वो क्रॉनिसिटी की तरफ जाएगा, ये सारे इश्यूज आएंगे।